है हम लोग ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है। तो एंट्रोपी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्रोपी जो हमने दिया है, इसको थोड़ा सा समझ ले काफी आसान तरीके से। ये आर की पठारिया की बुक में जो है दिया हुआ है, चैप्टर 1 है। पेज नंबर हम बता देंगे कहां से कहां तक है, एंड आई विल प्रोवाइड यू द स्नैपशॉट्स ऑफ द पेजेस। तो अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो तुम पढ़ सकते हो, प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो, बुक तुमको कहीं से मिल जाएगा। बिकॉज जो ये तुम्हारा स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का चैप्टर है या जो पेपर है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सभी टॉपिक सभी बुक्स में तुम्हारे हिसाब से नहीं मिलेंगे। दिस इज अ फैक्ट। कुछ बुक्स ऐसे हैं, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है, लेकिन उसको समझने के लिए या उसको जो है उसमें जो चीजें दी गई है उसका कंटेंट को तुमको डाइजेस्ट करने के लिए, व्हाट आई शुड से, यू नीड ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तुमको पीछे जो भी थर्मोडायनामिक्स वगैरह तुमने पढ़ा है, इसको पूरा जो है तुम्हारा पढ़ा होना चाहिए या याद होना चाहिए। जो इक्वेशंस है, जो लॉज है, व्हाट एवर दे आर। तो इन दिस सिचुएशन जो है थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो हमने कई सारे बुक्स को देखा है, और ये जो पहला इसका चैप्टर है स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है अबाउट एंट्रोपी एंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हाउ कैन वी रिलेट द स्टैटिस्टिक्स विद द थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि तुम्हारा जो ये पहला बीएससी थर्ड ईयर में तुम्हारा पहला पेपर है, ये फर्स्ट टाइम तुम लोग पढ़ रहे हो। थर्मोडायनामिक के लॉज तुम लोग जानते हो, लेकिन उसको जो है स्टैटिस्टिकल बेसिस पे देखना कि हम स्टैटिस्टिक्स से कैसे रिलेट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स को। ये बहुत अच्छे से इस बुक में बताया गया है, और हम उसी के रेफरेंस से जो है तुमको यहाँ पे समझा रहे हैं। इक्वेशंस हम उसी के यूज करेंगे, डायग्राम्स हम आर के पठारिया से ही यूज करेंगे। सो योर रेफरेंस बुक इज आर के पठारिया, तुम पढ़ के समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो है इन दिस चैप्टर और in this section we are going to learn the basic concept of the statistical analysis of thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स का जो स्टेटिस्टिकल बेसिस है उसको हम समझना चाह रहे हैं, उसको हम पढ़ना चाह रहे हैं। Here with the reference book we will study how the thermodynamics or the thermodynamic properties can be interpreted statistically। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे स्टेटिस्टिकली, कैसे जो है मैक्रोस्टेट तुम लोग पढ़ चुके हो। तुमने एंसेंबल का तो जो है कंसेप्ट तुमको दिया गया है, एंसेंबल क्या होता है, कैनोनिकल एंसेंबल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन एंट्रोपी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए व्हाट इज एंट्रोपी एंड व्हाट इज टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चंस को जो है एड्रेस कर रहे हैं। व्हाट इज एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज टेम्परेचर। तो यहाँ पे तुमको डेरिवेशन भी मिल जाएगा अगर तुमको पिछला लेक्चर में कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो रही थी। व्हाट इज टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एड्रेस करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स ये हमने पहले भी तुमको बताया, स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू द सिचुएशन व्हेन यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डेटा। जब तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा वेरिएबल है, इसको जब तुम ट्रीट करते हो देन यू यूज द स्टैटिस्टिकल मेथड।
तब हम लोग स्टेटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द स्टेटिस्टिकल बेसिस। हम स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, what is it, what is this is all about। तो here you will get the concept of temperature and entropy। एंट्रोपी तुम लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट 1 में इन थर्मोडायनामिक्स पेपर, यहाँ पर भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स पढ़े, मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स पढ़े। माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स वो होता है, सिंपल सी भाषा में माइक्रोस्कोपिक स्टेट वो होता है where जो हमारे स्टेट्स है दे आर वेरी स्मॉल इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो हमको नहीं दिखता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स। और जो मैक्रोस्कोपिक स्टेट है वो दिखता है मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, हम उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, दे आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन है, एनर्जी है, मोमेंटम है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्टेट। इसको थोड़ा सा जो है इसी बेसिस पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हम उसी एकदम हम रेफरेंस उसी को लेके चल रहे हैं। एंड आई विल से द सेम थिंग इन दैट लैंग्वेज, ताकि तुम किताब से जब पढ़ो तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। इफ वी हैव ए सिस्टम दैट इज कंपोज्ड ऑफ n पार्टिकल्स से बना हुआ एक हमारा सिस्टम, ठीक है। और ये n पार्टिकल्स के सिस्टम को, अब इसमें कोई भी चीज जो होती है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें कन्फाइनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कन्फाइनमेंट मतलब होता है उसको बाउंड कर देना, उसको बांध देना। n पार्टिकल्स दैट आर कन्फाइंड और enclosed इन ए वॉल्यूम v, एक सिस्टम है जिसमें हमारे n पार्टिकल्स है, उसको हमने वॉल्यूम v में जो है बंद कर दिया है, उसको हमने वॉल्यूम v में जो है इनक्लोज करके रखा है। अब इन एनी सिचुएशन हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है। इन एनी सिचुएशन, अगर हम किसी भी चीज को कंसिडर करें, गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, इन एनी सिचुएशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स is very large and is of the order of 10 to the power, हम पावर को ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि अभी उसमें देने में टाइम लगेगा, 10 to the power 23। इतने सारे पार्टिकल से this large number has to be treated by statistical means या स्टेटिस्टिकल टूल। इतने सारे नंबर से, इतने सारे डाटा है, हमको स्टेटिस्टिक्स की जरूरत पड़ी, ध्यान से समझना। अब इसमें जो है, अब हम इसको एनालाइज कैसे करें, स्टडी कैसे करें, तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं या टर्म डिफाइन करते हैं, व्हिच इज द लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है? व्हिच इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक लिमिट। थर्मोडायनामिक लिमिट क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। To deal with this situation, we define a quantity called the thermodynamic limit. Thermodynamic limit क्या है? Thermodynamic limit is basically it is a ratio। क्या रेशियो है समझ लेते हैं। This thermodynamic limit is basically a ratio where we have, यहाँ पे जो हमारे लिमिट्स होते हैं, लिमिट की बात की गई, थर्मोडायनामिक लिमिट की हम कह रहे हैं लिमिट। तो लिमिट ये होता है कि n and v both are tending to infinity such that जो हमारा रेशियो है थर्मोडायनामिक लिमिट, ये लिमिट को हम थर्मोडायनामिक लिमिट कहते हैं, सच दैट द रेशियो ऑफ n by v is a constant
इज ए कांस्टेंट। ये जो लिमिट है हमारा, मैंने n जिस प्रकार से बढ़ रहा है इंफिनिटी की ओर v भी बढ़ रहा है, वो फिक्स होता है या वो कांस्टेंट होता है। और ये जो n बाई वी है, n बाई वी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ वॉल्यूम या विथ वॉल्यूम, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ जाता है तो हम उसको डेंसिटी कहते हैं। मास डेंसिटी माने मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी माने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दिस इज द पार्टिकल डेंसिटी, इसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी। ध्यान से समझना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मतलब क्या? ए रीजन ऑफ स्पेस, उस रीजन ऑफ स्पेस में कितने पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में उस रीजन में कितने पार्टिकल्स हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है n बाई वी। और थर्मोडायनामिक लिमिट का मतलब है कि दिस क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर दिस लिमिटेशन कि n एंड v बोथ टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, इस लिमिट में जो हमारे जो सिस्टम होता है उसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक एक्सटेंसिव होता है, एक इंटेंसिव होता है। आई होप कि तुम्हें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पता है, डेफिनेशन उनकी। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं सिस्टम के, दे बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द सिस्टम। साइज माने वॉल्यूम, माने यहाँ पर जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे प्रोपोर्शनल है टू n और v एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। अगर तुमको याद नहीं आ रहा तो तुम अगर पार्टिकल इन ए बॉक्स पढ़े हो तो उसको याद करो, वहां पे एनर्जी जो हम लोग लेते हैं डिनोमिनेटर में जो है पार्टिकल का जो बॉक्स है उसका साइज आता है, अगर तुमको याद है तो अगर हम साइज को चेंज करेंगे तो वहां पे एनर्जी भी चेंज होगा। तो इसकी खास बात क्या है इस थर्मोडायनामिक लिमिट की? इन द थर्मोडायनामिक लिमिट extensive properties become dependent on n or v, or they are dependent on the size of the system, ये साइज पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज क्या है कि द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि साइज कितना है सिस्टम, हमारा वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो जो पार्टिकल डेंसिटी है, तो दिस पार्टिकल डेंसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑल फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, की जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं उस सिचुएशन में जो ये पार्टिकल डेंसिटी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। द पार्टिकल डेंसिटी इज ए वेरी important quantity, is a very important quantity for studying the physical parameters of the system के physical parameters को समझने के लिए बहुत important है। ठीक, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम लोग टोटल ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, इसी को एक और तरीके से करेंगे जो कि इन्होंने इसमें दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें अगर हम कंसीडर करें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ध्यान देना टोटल एनर्जी E समझ लो पहले। तो अगर इफ द पार्टिकल्स, जो तुम्हारे पार्टिकल्स है, अगर वो आपस में इंटरेक्शन नहीं कर रहे, जैसा हम लोग आइडियल गैस में देखते हैं कि आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं,
ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा, इट विल बी द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स इफ दे आर नॉट इंटरैक्टिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। ठीक है, द टोटल एनर्जी E is the summation of the individual energies of the system, of the energies of the particles, if we consider that there are no interactions among the particles, तो पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है तो जो टोटल एनर्जी होगी, दिस विल बी द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी। एंड इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन we can write the total energy as, हम लोग इसको लिख सकते हैं समेशन NiEi एप्सिलॉन i। अब ये समेशन Ni एप्सिलॉन i क्या है, ये यहाँ पे इसको समझना जरूरी है। ये जो एप्सिलॉन i है, एप्सिलॉन i इज द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। इस एनर्जी के जितने पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल की अगर एनर्जी एप्सिलॉन i है, Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, Ni टाइम्स Ei, और इसी को जो है हम लोग समेशन कर रहे हैं। और Ni क्या है, Ni वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन i है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस टोटलिटी इज ऑब्टेन। ये जो टोटल एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी बन कैसे रहा है, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज of all the individual particles in the system। ठीक है, where epsilon I is the energy of the individual particle and Ni सबस्क्रिप्ट में है Ni is the number of particles that have energy Ei। हम जो है इसको एप्सिलॉन i को Ei लिख रहे हैं, नोटेशन तुम समझ लेना, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिंबल देने में समय लगे। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हाउ द टोटल एनर्जी इज कमिंग आउट। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है हमको ये देखना होता है कि टोटलिटी आ कैसे रही है। तो टोटल एनर्जी कैसे आ रहा है, टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ NiEi, मैंने जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनकी जितने भी एनर्जीज है, सबको हम जोड़ दे रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज, अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स है जो सारे मैंने Ni अगर एप्सिलॉन i या Ei एनर्जी के पार्टिकल है, Ef एनर्जी के Nf पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स को जब तुम ऐड कर देते हो, समेशन कर देते हो, यू गेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो टोटलिटी का कंडीशन है, द टोटलिटी कंडीशन डिस्क्राइब above is also a condition of कंस्ट्रेंट माने होता है रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट द एनर्जी कैन नॉट बी एनी वैल्यू दैट वायोलेट्स, और वायोलेट नहीं कहे, दैट इज आउटसाइड the condition, and that is outside the condition described above, and the number of particles
number of particles is also following the condition above, ऊपर वाले कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो ये दो हमारे पास टोटलिटी के कंडीशन, ठीक है। अभी हम लोग क्लासिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन जैसा कि इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये जो सिंगल पार्टिकल एनर्जीज होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जीज होते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जीज होते हैं। और पार्टिकल इन ए बॉक्स को तुम याद करो, उनका जो एनर्जी है दैट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, ऑन द साइज ऑफ द बॉक्स, या जिस रीजन में ये कॉन्फाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होती है वो भी क्वांटम सिचुएशन में वो डिस्क्रीट एनर्जी होती है। अब अगर तुम पार्टिकल इन ए बॉक्स को याद कर सकते हो तो पार्टिकल इन ए बॉक्स में तुम ये देखे होगे कि अगर हमारा वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इन दैट सिचुएशन जो तुम्हारा डिस्क्रीटनेस है एनर्जी का, ये खत्म होने लगता है, ठीक है। ये डिस्क्रीटनेस खत्म होने लगता है और वहां पे एनर्जी क्वांटाइज ना रह करके वो जो है एक कंटिन्यूअस वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। अगर तुमको नहीं याद आ रहा है पार्टिकल इन ए बॉक्स, हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला देने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट 2 में भी तुम लोगों को पढ़ाया गया था, अभी भी पढ़ाया जा रहा होगा। तो उस चीज को तुम अगर याद कर सकते हो तो याद करो, नहीं याद आ रहा है तो वहां पे जो है हमारे एनर्जीज जो होते हैं दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द बॉक्स और साइज ऑफ द कन्फाइनमेंट। हम यहाँ पे जो है तुमको इक्वेशन दे रहे हैं, दिस वन इज द इक्वेशन। अगर तुमको याद आ रहा है, देखो यहाँ पर ई एन जो है, ई एन क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर एल बहुत बड़ा होगा तो जो ई एन एक एन बराबर 1 और एन बराबर 2, एन बराबर 3, इन सब के बीच में जो गैपिंग होगी वो बहुत कम होता जाएगा। सो एनर्जी बिकम्स ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। इन द क्वांटम सिचुएशन the energy is quantized and it depends on the volume of the box। ये जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, बॉक्स वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। एंड इफ n is large, इस इक्वेशन में देखो n is large, then the discreteness reduces and energy becomes a continuous variable। एनर्जी जो है वहां पर कंटिन्यूअस वेरिएबल की तरफ बिहेव करता है, जो डिस्क्रीटनेस है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझो, यहाँ पे अगर हम जो n है, कैपिटल N, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और जो टोटल एनर्जी है, ये तीनों वैल्यूज अगर हमारे पास है, वी कैन डिस्क्राइब और वी कैन एक्सप्लेन द मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो मैक्रो स्टेट है जहां पर हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रेशर जो है या टेम्परेचर है, उसी से आता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स v, n, v and e, they define the macro state। the number of the variables n, number of particles v, volume e define the macro state। मैक्रो स्टेट माने सम, तुम ऐसे कह सकते हो। ऊपर वाला जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है, दिस वन, इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जो है दैट इज द टोटल सम। तो जो भी टोटल सम है दैट इज द मैक्रो स्टेट। ये हमने एक और लेक्चर में बताया तुमको, द एग्जांपल ऑफ थ्रोइंग ऑफ डाइस। अगर नहीं हो तो तुम वो एग्जांपल जो है देख सकते हो, ठीक है। अगर हम पार्टिकल लेवल में आए, मॉलिक्यूलर लेवल में आए, तो जो है ये जो टोटलिटी है, ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम,
ये टोटल एनर्जी, ये जो सम है दैट कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज, बहुत तरीके से ये अचीव हो सकता है। देयर आर डिफरेंट पॉसिबल वेज, समझ लो पहले फिर हम लिखेंगे। अगर हमारे पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं कि आपस में इंटरेक्ट नहीं करते तो टोटल एनर्जी इज सिंपल सम, जो कि ऊपर दिखाया गया। और ये जो समेशन है, ये जो टोटल एनर्जी E बराबर एन समेशन एन आई एप्सिलॉन आई है, दिस समेशन कैन बी डन इन मेनी वेज। तुम्हारे पास अगर 3 डाइस है और तुमको टोटल सम 12 चाहिए, कई तरीके से हो सकता है, ये हमने कई बार बताया है। 12 है तो तुम उसको 4 3 5 ऐसे भी आ सकता है, 2 6 4 ऐसे भी आ सकता है, 1 5 6 ऐसे भी आ सकता है। देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से हम ये टोटलिटी पा सकते हैं। द सेट माने होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा वेल डिफाइंड जो ये पैरामीटर्स है, ये जो नंबर्स है, they are appearing due to summation, ठीक है, can be achieved in many number of ways, ठीक है। तो ये कई तरीके से हम लोग पा सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल्स है दे आर नॉट इंटरैक्टिंग, उनमें कोई इंटरैक्शन नहीं है, तो एनर्जी हम ऊपर जैसे दिखाया गया वैसे पा सकते हैं। तो हम लोगों के पास जो है वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ ways or large number of methods to add the particle energies to get a total energy E, ठीक है। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो डिवीजन के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हमारे पास अगर 20 चॉकलेट है और हमको 10 लोगों में बांटना हुआ, तो पट से तुम डिवाइड करके कहोगे कि 2-2 करके एक एक को दे दीजिए, लेकिन सिर्फ 2-2 करके एक एक को देने का भी यही एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोगों को एक भी चॉकलेट नहीं मिला, दैट इज अनदर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक मेथड ऐसा भी हो सकता है कि एक को जो है 10 मिल गए, बाकी 10 जो है वो ऐसे हमने डिवाइड किया कि कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला, दिस इज अनदर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो ये टोटलिटी हम कई तरीके से पा सकते हैं, इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड दिस इज द स्टेटिस्टिकल बेसिस, यही जो है हमारा स्टेटिस्टिकल बेसिस। तो यहाँ पे जो है, जो हम लोग टोटलिटी की बात कर रहे हैं, द टोटल एनर्जी can be total energy E can be obtained by summing the individual energies in different ways, अलग अलग तरीके से जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसी चीज को दूसरे वर्ड में अगर हम कहें तो दूसरे वर्ड में कहने का मतलब ये है, सेम इसका मीनिंग ये है, देयर आर डिफरेंट वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी E among n particles। n पार्टिकल्स में एनर्जी, टोटल एनर्जी E को डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास कई तरीके, एक ही कोई मेथड नहीं है, ठीक है। और इसमें से जो एक एक पर्टिकुलर तरीका है और या जो एक एक पर्टिकुलर मेथड है सम करने का चाहे बांटने का, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। ध्यान देना, माइक्रोस्टेट, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो उनकी उस किताब में तुमको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंप्लेक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग जो है कंप्लेक्शन या माइक्रोस्टेट कहते हैं।
each of the different ways of distributing E among n particles is called a माइक्रोस्टेट। ध्यान देना यहाँ पे माइक्रोस्टेट या कंप्लेक्शन, इसको हम लोग कंप्लेक्शन भी कहते हैं। माइक्रोस्टेट, माइक्रो माने छोटा, स्टेट, स्टेट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन where you define the state, define the condition by some numbers, इसी को स्टेट कहते हैं। थर्मोडायनामिक स्टेट, थर्मोडायनामिक से पढ़ा हो, ठीक है। और ये एक हर एक जो तरीका है एक सम को ऑब्टेन करने का, दे आर ऑल इक्वली प्रोबेबल। अगर हमारे पास 20 चॉकलेट है, 10 लोगों में बांटना है, तो दो दो कर एक एक को दो दो मिले, ये इसके होने की संभावना जितनी है उतना ही संभावना इस एक और डिस्ट्रीब्यूशन की है कि जिसमें एक आदमी को कुछ नहीं मिला, या जिसमें एक आदमी को 18 चॉकलेट मिल गए। So all these ways of distribution, all these ways of summation are equally probable, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायोरी ए प्रोबेबिलिटी। तो तुम्हारा पुराना लेक्चर जो है सब रिवाइज हो जाएगा, इसमें ध्यान से समझना। Each of the way to realize the total sum is equally probable, or each mode of distribution is equally probable. This is called priori a probability. प्रायोरी ए प्रोबेबिलिटी, इसी को हम लोग प्रायोरी ए प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं कि जितने भी मोड्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, ये सब बराबर तरीके से हो सकते हैं, सबके होने की संभावना, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। तो स्टैटिस्टिकल जो क्वांटिटीज है, जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है, दैट इज वेरी सिमिलर टू द क्वांटम इंटरप्रिटेशन। वहां पर भी जो है हम लोग स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं तुमको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो जितने भी माइक्रोस्टेट्स हैं, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं इस सम को पाने के, they are functions of n, v and e। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी तरीके से हम जोड़े, हमारा टोटल सम कैपिटल ही आना चाहिए, जो पिछले पेज में तुमको दिखाया गया है। कैपिटल ई से डिफरेंट नहीं आना चाहिए। जितने भी तरीके से तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जोड़ो, वो जो है कैपिटल एन के बराबर आना चाहिए। और ये सारा जो तुम जोड़ तोड़ कर रहे हो, इट इज कन्फाइंड इन ए वॉल्यूम वी। तुम उस वॉल्यूम वी के बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए हमने कहा था कि वो कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शन है। द नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम n और e, or the number of microstates, are functions of n, v, e, ठीक है। इसका मतलब यही है कि हम जितने भी तरीके से ऐड करें, हमारा टोटल एनर्जी कैपिटल ई होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन होना चाहिए, एंड दे ऑल शुड बी इन द वॉल्यूम वी। इन तीनों के बाहर हम नहीं जा सकते, इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस सेट इज कॉल्ड ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और ए सेट ऑफ नंबर्स एन, वी एंड ई। दिस इज द डेफिनेशन, इसीलिए इसको सेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज डिनोटेड बाय, तो यहाँ पे जो है इन्होंने इस बुक में, किसी भी बुक में जो है जनरली इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं।
So this is the number omega. This is the number omega. Omega NVE, number of microstates subject to the condition. Subject to the condition क्या कि हमारा जो टोटल एनर्जी है वो E हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N हो, टोटल वॉल्यूम V हो. ठीक है. ये V पे वॉल्यूम पे डिपेंडेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सिंगल पार्टिकल एनर्जी है ये वॉल्यूम का फंक्शन है. N by V डेंसिटी. डेंसिटी माने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ध्यान से रिलेट करो चीजों को. तुम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी दिखा रहे हो NIEI. एक एक पार्टिकल की जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है कि वो कितने स्पेस में है. इसीलिए हमने तुमको पार्टिकल इन बॉक्स का एग्जांपल दिया. ठीक है. तो यहाँ पर वॉल्यूम का डिपेंडेंस आता है. तो ये जो नंबर है ओमेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है या इसका जो वैल्यू है, this the value of this number omega and its dependence on these parameters NVE describes the total statistical thermodynamics. अब ध्यान से समझो, ओमेगा एक नंबर है. ओमेगा जो है एक नंबर है. ठीक है. ओमेगा किसका नंबर है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने पॉसिबल तरीके हैं जोड़ने के. दिस इज द स्टेटिस्टिकल क्वांटिटी. ये जो है ये एक स्टेटिस्टिकल क्वांटिटी है. ओमेगा इज ए नंबर एंड इज ए स्टेटिस्टिकल क्वांटिटी, but it is dependent on the values n, number of particles, volume और E इस पे डिपेंड कर रहा है. NVE they are thermodynamic properties. तो यहाँ पे बेसिकली स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर रिलेटिंग ओमेगा, number of microstates, to the thermodynamic properties, number of particles, volume and energy. This is statistical mechanics. ठीक है. thermodynamic properties. Thermodynamic properties. This is what you are relating here. इसी को तुम रिलेट कर रहे हो. So we are relating NVE with ओमेगा. ओमेगा से हम इसको रिलेट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट. हम NVE या जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसको एक नंबर से रिलेट कर रहे हैं. अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और थर्मोडायना, अब तो ये हो गया ओमेगा एक नंबर है, माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. अब तुम्हें माइक्रोस्टेट्स तो दिख नहीं रहे हैं. यदि तुम्हें माइक्रोस्टेट्स नहीं दिख रहे हैं तो हम कैसे समझे, बेसिकली हम कैसे समझे कि ये फिजिक्स क्या है. यही चीज जो है पठारिया की बुक में सेक्शन 1.2 में डिस्क्राइब किया हुआ. द क्वेश्चन इज हाउ टू रिलेट ओमेगा, with the thermodynamic properties. Thermodynamic properties से हम इसको कैसे रिलेट करें. दिस इज द क्वेश्चन दैट कम्स हियर. यहाँ पे यही क्वेश्चन. तभी तो हम फिजिक्स समझेंगे. we need to understand the physical condition that relates the number of microstates with the thermodynamic properties. Thermodynamic properties से जो है हम इसको कैसे रिलेट करें. then only we can understand the physics. ये तो मैथमेटिक्स की बात होगी कि भाई नंबर होता है, कैसे नंबर किससे रिलेट हो रहा है. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग.
अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है रेफरेंस बुक पठारिया में, हम भी उसी रेफरेंस को लेके चल रहे हैं, डायग्राम भी हम उसी से दे रहे हैं। तो बेसिकली समझो यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे दो फिजिकल सिस्टम्स हैं। फिजिकल सिस्टम बने एनवीई, उनके पैरामीटर्स हैं, हम डायग्राम हम दे रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस डायग्राम, ये हमारा जो है डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है कि हमारे पास दो फिजिकल सिस्टम्स हैं उनके पैरामीटर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है, नंबर ऑफ वॉल्यूम दिया गया है, एनर्जी दी गई। वी हैव टू सिस्टम्स A1 and A2 that have specified पैरामीटर्स, हम पैरामीटर्स लिख रहे हैं, और मैक्रो स्टेट्स हमने पहले ही बताया, एनवीई ये जो है मैक्रो स्टेट को डिफाइन करता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो सिस्टम A1 है उसका पैरामीटर N1 V1 U1 है, दिख रहा है तुमको। अब उसके जो माइक्रो स्टेट्स है, पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स, मैंने सिस्टम A1 की ये जो वैल्यूज आई है N1 V1 E1, सपोज जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है या द नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच N1 V1 E1 हैव बीन अचीव्ड इज ओमेगा 1, जिसको हम लोग माइक्रो स्टेट कहते हैं। माइक्रो स्टेट ऑफ A1 are ओमेगा 1 N1 V1 E1, ठीक है। ओमेगा 1 जो है माइक्रो स्टेट्स ऑफ A2 आर, A2 का जो माइक्रो स्टेट है, A2 का माइक्रो स्टेट उसी प्रकार से ओमेगा 2 है, एंड उसके जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है वो क्या है, N2 V2 E2 है, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स हैं इसके। अब मैथमेटिकल जो फॉर्म है, जो फंक्शन है ओमेगा 1 का, अब देखो यहाँ पे जो लैंग्वेज इन्होंने लिखा है उसको हम समझा दे। इन्होंने लैंग्वेज लिखा है, तुम देख लेना सेक्शन 1.2 में मैथमेटिकल फॉर्म ओमेगा 1 करके कुछ लिखा है। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है सिस्टम A1 के और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है सिस्टम A2 के, ये दोनों सेम नहीं भी हो सकते। जितने तरीके से N1 V1 E1 आया है एग्जैक्टली उतने ही तरीके से N2 V2 आया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सिस्टम के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो A1 A2 के है, दे आर डेरिवेबल फ्रॉम ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, बट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 नीड नॉट बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो ये है, omega 1 and omega 2 need not be same, ये जो है दोनों सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दे डिसाइड द मैक्रो स्टेट्स ऑफ द टू सिस्टम, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इन दोनों सिस्टम्स को थर्मल कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। थर्मल कॉन्टैक्ट में नहीं, जहां पे एनर्जी एक्सचेंज कर सके या हीट एक्सचेंज कर सके, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट। व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी इन फ्लो। मैंने ऐसा हमने कुछ चेंज किया इसमें चेंज करने पे हुआ क्या कि ये दोनों अपनी एनर्जीज E1 और E2 जो है ये एक्सचेंज करने लगे। उसके बाद क्या होता है, नाउ when these two systems A1 and A2 are brought in thermal contact, then they start exchanging energies। ये एनर्जी एक्सचेंज करने लगते हैं।
ये एक दूसरे के साथ जो है ये एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। अब ये जो है ये तुम समझ सकते हो, एनर्जी एक्सचेंज थर्मोडायनामिक्स में तुमने पढ़ा, चलो हम बता रहे हैं यहाँ। तो इनके ये कैसे किया गया कि इसके बीच में जो दीवार है उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी भी दोनों दीवारें, दोनों जो सिस्टम से A1 A2 उसके बीच में एक लाइन है। ये लाइन जो है ये बता रहा है कि ये लाइन या ये जो बैरियर है कुछ ऐसा है कि इससे सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नहीं हो सकता, वॉल्यूम का नहीं हो सकता, एक्सपैंड ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। V1 एंड V2 एंड N1 and N2 are fixed. नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं होने का मतलब है ये एक्सपैंड नहीं कर रहा, फैल नहीं रहा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दोनों में सेम है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। अब एनर्जीज जो है E1 और E2 ये वेरिएबल है, और इनका वेरिएशन, इनका जो एक्सचेंज है कब रुकेगा, जब एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। ये तो बेसिक हम लोग जानते हैं। The exchange of energy will continue until the situation is achieved कि एक कॉमन एनर्जी हो जाए। ये तुम अपना बेसिक थर्मोडायनामिक्स से समझ सकते हो कि दो बॉडीज है, एक गर्म है एक ठंडा है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात अभी नहीं कर रहे। ये कंडीशन जब होगा तो हमारा एनर्जी एक्सचेंज बंद हो जाएगा। E0 क्या है, ये कंपोजिट सिस्टम का जो है एनर्जी है, मैंने दोनों सिस्टम A1 और A2 को मिला के, ध्यान देना यहाँ तुम्हारा A1 और A2 का जो एक्सचेंज होगा एनर्जी का, ये तभी तक होगा, ये हो रहा है एंड इट इज विद इन ए रीजन, इससे बाहर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो E0 है, E0 is the energy of the combined system, ये कंबाइंड सिस्टम का एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो है यहाँ पर हम अब A1 और A2 आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इनका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम सिस्टम A1 की बात करते हैं तो इसके माइक्रोस्टेट्स कितने हैं, इसके माइक्रोस्टेट्स है ω1, और ये वैरी कर रहा है इसकी एनर्जी के साथ, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। तो सिस्टम A1 का जो एनर्जी E1 है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन मेनी वेज, जिसका नंबर है ω1। तो at a particular time A1 can be found, or A1 is likely to be in any one of the ω1 number of microstates, और यही बात जो है सिस्टम A2 के लिए भी लागू हो, ठीक है। सिस्टम A1 is equally likely to be in any of the ω1 states, and same is true for A2 के लिए भी ये ट्रू है। A2 जो है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये इसके जितने भी माइक्रोस्टेट्स है ω2 नंबर है जिनका, मान लो 10,000 है, उसमें से किसी भी एक माइक्रोस्टेट में ये हो सकता है, ठीक है। E1 E2 ब्रैकेट में क्यों लिखा गया, क्योंकि E1 और E2 वेरी कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। E1 एंड E2 are in brackets because they are variables। ये जो है वेरिएबल्स है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, दोनों वेरिएबल है। तो कंपोजिट सिस्टम जो है, अब सवाल ये उठता है कि जो कंपोजिट सिस्टम के माइक्रोस्टेट्स कितने हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है। जो तुम्हारा A1 प्लस A2 A0 जो सिस्टम है उसके माइक्रोस्टेट्स कितने हैं,
तुम कहोगे कि भाई टोटल नंबर है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का सम है। यहाँ पे तुमको थोड़ा सा अपना एक कंसेप्ट यूज करना होगा। जब तुम लोग परमुटेशन या प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो उसमें, या सेट थ्योरी पढ़ते हो, उसमें एक कंडीशन आता है एंड और का। एंड और एक जो है मल्टीप्लीकेशन शो करता है और एक जो है एडिशन शो करता है। तो अगर हम इस टोटल नंबर की बात करें, इस कंपोजाइट सिस्टम की हम बात करें, इस कंपोजाइट सिस्टम में क्या है, इसके जो माइक्रोस्टेट्स है वो क्या होंगे? क्या ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होगा या ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 होगा? ध्यान दो, यहाँ omega 1 and omega 2 they are number of ways in which E1 and E2 are achieved, और ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है क्योंकि इंटरैक्शन नहीं है। बार बार जो कहा जा रहा है A1 A2 में इंटरैक्शन नहीं, इंटरैक्शन ना होने का मतलब यही है। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है डिपेंडेंट, क्या बोलते हैं उसको, मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव, क्या क्या सब बोलते हैं। A1 and A2 are non-interacting in the sense that omega 1 and omega 2 are independent of each other. Omega 1 and omega 2 are independent of each other. ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये क्या कहा जा रहा है नॉन इंटरैक्टिंग का मतलब। इसीलिए जो कंपोजाइट सिस्टम है उसका जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होगा, this microstates will be equal to the product of the microstates of system A1 and A2. So the number of microstates of A0 composite system are ये होगा। ठीक है,